Hello, how are you all? Noted the poem? ओके पोएम लंबी थी, समझ में आई होगी। आज हम लोग उसका लास्ट पैराग्राफ लेंगे। 12th क्लास में पोएम्स बड़ी बड़ी हैं बेटा, लंबी लंबी पोएम्स हैं, तो उसमें हफ्ते में 8-10 दिन एक पोएम, कभी कभी एक हफ्ते में या 8-10 दिन या 15 दिन भी लगते हैं। जब हम लोग प्रसाद और पंत पढ़ेंगे तो 15-15 डेज भी उन पोएम्स में लग जाते हैं। और पहले तो हम लोगों को ये भी पता था कि कितना बड़ा पेपर आना है या कौन से इम्पॉर्टेंट हैं, तो हम लोग उस तरह से भी बच्चों को बता देते थे कि ये पैराग्राफ्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं तो इन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। लेकिन अब जो है वो इम्पॉर्टेंट के लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, तो आपको तो वैसे भी पूरा पढ़ना है। और क्योंकि आप क्वेश्चंस ही वैसे आने लगे हैं, तो जब तक आप पूरी पोएम को अच्छे से नहीं पढ़ लेंगे तब तक आप शायद उनका आंसर नहीं दे पाएंगे। एंड एज यू नो नाउ फ्रॉम मेनी ईयर्स हिंदी इज ऑल्सो स्कोरिंग सब्जेक्ट फॉर बोर्ड, जिससे आपके मार्क्स बनते हैं और आपकी मेरिट बनती है, क्योंकि आप क्लास 12th के बच्चे हैं, आउटगोइंग बच्चे हैं, और आपको हर सब्जेक्ट में अच्छे जब आप मार्क्स लाएंगे तभी आपकी मार्कशीट में अच्छे मार्क्स होंगे। यू विल fly with the beautiful colors and you will get admissions in many big and famous universities. Okay, so please try to write each and everything of all the subjects in the copy. डोंट थिंक कि हमको साइंस ही पढ़ना है या कॉमर्स ही पढ़ना है या आर्ट्स के ही सब्जेक्ट पढ़ लें, ऐसा कुछ नहीं है। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू विल स्कोर good percentage in your report card if you will learn and read each and every subject. So let us see the last para of this poem. कल मैंने आपको कहाँ तक बताया था? कल मैंने आपको यहाँ तक बताया था, सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। अब आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। ये सरल है, इसके पहले कठिन था, अब ये सरल है। लेकर अपना यह कुलिश कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। घर चलो इसी के लिए न रूठो अभियों, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। इसे किसके लिए कह रही हैं? भारत के लिए। एक बार फिर से ये पढ़ रहे हैं सॉरी। मैंने इस लेकर अपना यह कुलिश कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। इसके लिए मतलब भारत के लिए। घर चलो इसी के लिए न रूठो अभियों, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। क्या कह रही हैं वो यहाँ पर? वो यहाँ पर कह रही हैं कि अब वो भारत की दुहाई दे करके श्री राम से कैकेयी कह रही हैं। क्या कह रही हैं? कि लेकर अपना यह कुलिश कठोर कलेजा। कुलिश मतलब होता है वज्र, ठीक है, वज्र जो गदा होती है, दैट इज कॉल्ड कुलिश, जो गदा होती है जिसे हनुमान जी लिए रहते हैं। तो वो कह रही है कि मैंने अपने वज्र से भी अधिक कठोर कलेजे को कर लिया था। जब तुम वन को जा रहे थे तो ऐसा नहीं था कि कैकेयी के मन में उनके प्रति प्रेम नहीं था, लेकिन कैकेयी उनको बहुत प्रेम करती थी, लेकिन वो अपने स्वपुत्र के प्रेम के वशीभूत इतनी अधिक हो गई थी कि उनको ये बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि मेरा ये जो निर्णय है वो मेरे परिवार को कितना कष्ट में डाल देगा और कितना अधिक परिवार के लिए और स्वयं उनके लिए घातक सिद्ध होगा। तो यहाँ पर वो क्या कह रही हैं कि मैंने अपने उसको कलेजे को एक वज्र के समान उस समय जो है वो कठोर कर दिया था और तुम्हें भरत के लिए ही वन भेजा था। घर चलो मतलब मैंने अपने कलेजे को वज्र से अधिक कठोर कर लिया था और तुम्हें भरत के लिए ही वन भेजा था। तो घर चलो इसी के लिए न रूठो अभियों, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। कि वो कह रही है कि और अब इसी भरत के लिए तुम घर को भी चलो। क्या कह रही हैं? कि मैंने भरत के लिए ही तुमको जो है वो वन में भेजा था और अब इसी भरत के लिए तुम घर को चलो। अगर मैं अब जितनी बातें उन्होंने कह दी हैं, मतलब जितनी बातें मैंने आपको
एक हफ्ते से मैं आपको बता रही हूँ, 3-4 दिनों से तो कैकेयी के ही वार्तालाप चल रहा है लास्ट के 3 लेक्चर्स से। तो वो बता रही है कि मैंने इतनी सारी, अब ये कंक्लूडिंग पैराग्राफ है ना, तो वो यहाँ पर वो बात कह रही है जो पहले हो चुकी है। तो वो कह रही है कि मैंने जो बातें तुमसे कही, अब उसके अतिरिक्त अब मैं तुमसे और कुछ कहूंगी तो उसे भला लोग क्यों सुनेंगे। अब आप इसे यहाँ पर एक ब्रैकेट में, एक शॉर्ट में आप लिख सकते हैं कि कैकेयी स्वयं की भर्त्सना करती हैं, अपने को बुरा भला कहती हैं। वो कहती हैं कि मुझे दंड दिया जाए, मुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, और मैं जो है वो वैतरणी के समान हूँ, और भी वो अपने को काफी कुछ कहती है। आत्मग्लानि और पश्चाताप से कैकेयी यहाँ पर भरी हुई है। तो वो कहती है कि तुम इसी के लिए, मैंने तुमको इस भरत के लिए ही, राजगद्दी के लिए और भरत के लिए ही वनवास भेजा था, और अब तुम इसी के लिए घर वापस चलो। और फिर क्या कहती हैं, कुछ और कहूँ तो इसे सुनेंगे सब क्यों। अब इसके अतिरिक्त अगर मैं अपनी बात को ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके कहूंगी तो कोई भी उसे नहीं सुनेगा। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। कितनी प्यारी बात वो यहाँ पर कहती हैं। एक माँ का हृदय जो होता है वो अपने बच्चे के लिए बहुत ही अधिक वात्सल्य और प्रेम से भरा होता है। तो वो यहाँ पर माँ और बेटे के अद्भुत और अलौकिक प्यार के लिए, लौकिक तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इस लौकिक प्यार मतलब सांसारिक प्यार का अलौकिक वर्णन किया है। क्या कहती हैं, मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे। मुझको तो ये भरत प्यारा है, क्या कह रही है कि उनको तो ये भरत प्यारा है, लेकिन इसे कौन प्यारा है, भरत को तुम प्यारे हो। मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। तो जब तुम भरत को मुझसे ज्यादा प्यारे हो तो तुम मेरे लिए कैसे हो, दुगने प्यारे हो। हे श्री राम, हे राम बेटा, यहाँ पर श्री आप वहां पर लगाएंगे जहाँ राम को संबोधित नहीं किया जा रहा है, इसलिए उनको आदर देना है आपको, क्योंकि विष्णु भगवान के वो अवतार माने जाते हैं। तो हम राम भरत ऐसे ही नहीं लिख सकते हैं, लेकिन जहाँ पर संबोधन देना होगा वहां आप श्री नहीं लगाएंगे, क्योंकि कोई माँ अपने बच्चे को मिस्टर राम, मिस्टर भरत थोड़ी कहेगी, है ना, तो बेटा कहेगी। तो इसलिए तुम मुझे दुगने प्रिय हो, कि राम तुम मुझे दुगने प्रिय हो, रहो न मुझसे न्यारे। न्यारे मतलब अलग, अब तुम मुझसे दूर मत रहो। समझ में आ गया। फिर से बता दे रहे हैं कि तुम इसी भरत के लिए मैंने राजगद्दी मांगी थी, इसी भरत के लिए अपना कठोर कलेजा किया था, इसी भरत के लिए तुम यहाँ वन को आए, और अब इसी भरत के लिए तुम वापस चलो, क्योंकि ये भरत जो है ये मुझे बहुत प्यारा है, लेकिन इसे कौन प्यारा है, तुम। तो मेरे लिए तुम उसको दुगने प्यारे हो। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके आगे देखिए, मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। मैं इसे न जानूं, कैकेयी कह रही है कि वो तो भरत को नहीं जान पाई, कैकेयी भरत को नहीं जान पाई कि भरत के मन में क्या था, पर इसे जानते हो तुम। लेकिन तुम भरत को जानते हो कि ये जो जितना भी पूरा सब कुछ हुआ, कि भरत वनवास, भरत ननिहाल में थे और तुम वनवास कंक्लूड करना है ना आपको, तो अगर ये पैरा आएगा तो आपको पूरी स्टोरी लिखनी पड़ेगी इन शॉर्ट, बहुत लॉन्ग में नहीं। दिस इज हिस्ट्री, डोंट मेक, दिस इज हिंदी, डोंट मेक इट हिस्ट्री, बट लिखना तो पड़ेगा। आधुनिक में लिखना ही पड़ता है, ये आपको हम लोगों ने 10th क्लास में ही बता दिया था जब आपने आधुनिक काल की कुछ कविताएं पढ़ी थी, कि आधुनिक काल में आपको लिखना ज्यादा पड़ेगा। पोयम सरल होती हैं, बट यू हैव टू एक्सप्लेन इट मोर। ओके, सो और क्योंकि इंग्लिश पोयम्स की तरह, इंग्लिश व्याख्या की तरह यहाँ पे वर्ड्स की लिमिटेशन भी नहीं होती है कि इतने शब्दों में लिखना है। अब अगर आगे आने वाले प्रश्न पत्रों में, आगे आने वाले सालों में ऐसा हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया बात है ना, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कोई नियम नहीं है। तो वो कहती हैं कि मैं तो इसे नहीं जानती हूँ, तुम इसे जानते हो, अपने से पहले इसे मानते हो तुम, और लेकिन और तुम क्या करते हो, इसको अपने से ज्यादा मानते हो, पहले अपने से भी अधिक मानते हो, और अपने से पहले कोई भी चीज जब आती थी महल में तो तुम उसे अपने से, तुम जो है उसे अपने, मुझसे ज्यादा जो है वो उसे देते थे, मुझसे ज्यादा जो है वो उसे देते थे। तो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब परियों प्रकट हुआ है वैसा, और तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, वात्सल्य रस की सहज अभिव्यक्ति यहाँ पर हुई है कि तुम भाइयों का प्रेम जैसा वास्तव में है, सब पर जो प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दो, बहुत इंपॉर्टेंट 2 लाइन है ये,
जरूर पूछी जाती है व्याख्या में, अक्सर पूछी जाती है 4 लाइन कि तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। वो क्या कह रही हैं कि यदि तुम भाइयों का प्रेम उसी प्रकार से है जिस प्रकार से सब लोगों के समक्ष यहाँ पर प्रकट हुआ है, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा। पाप रूपी दोष, तोष मतलब अमृत, कि मैंने जो पाप किया है, कैकेयी ने जो पाप किया है, उनके कर्मों में जो, कैकेयी के कर्मों में जो पाप का एक इल्जाम लग गया है, पाप की जो एक गठरी उन्होंने संजो ली है या बांध ली है अपने कर्मों से, वो वास्तव में पुण्य में बदल जाएगा। इसको एक बार हम और बता दे रहे हैं कि वो कह रही हैं कि यदि सब जैसा सब भाइयों के समक्ष ये प्रेम प्रकट हुआ है, पारस्परिक प्रेम तुम लोगों का, तो उसमें क्या हो कि तो अब मुझे यही संतोष है और यही पुण्य है कि मैं भले ही कीचड़ के समान कलंकित हूँ, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। तो मैंने जो इतने बड़े पाप करे, इतने अधिक पाप करा, जघन्य पाप कर दिया कि अपने पुत्र को वन को भेज दिया दूसरे पुत्र के कारण, और अपने पति के मृत्यु का वो कारण बनी, और अपने पुत्र के भी नजरों से वो गिर गईं, तो उन्होंने जो ये पाप किया वो वास्तव में पुण्य रूपी कलश के समान, पुण्य रूपी अमृत के समान वो पाप मेरा हो गया। मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा, और मैं भले ही कीचड़ हूँ। बहुत सुंदर लाइन कही गई है कि मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा, कि मैं भले ही इस रघुकुल का कीचड़ हूँ। क्या कह रही है कि मैं भले ही इस रघुकुल रूपी सरोवर का कीचड़ हूँ, लेकिन पुण्य कोश है मेरा, पद्म कोश है मेरा। पद्म मतलब कमल, लेकिन पद्म का जो कमल कहाँ खिलता है? कमल कीचड़ में खिलता है। तो कैकेयी स्वयं को कह रही है कि वो भले ही रघुकुल का कीचड़ है, लेकिन उस कीचड़ में खिलने वाला कमल कौन है? ये भरत है। उस कीचड़ रूपी कैकेयी में कमल रूपी जो भरत खिले हैं, उनके कारण कैकेयी की सारी मलिनता, सारी उनके चेहरे पर लगी कालिक और सारे पापों का हनन इसी समय हो गया है, सब कुछ नष्ट हो गया है। ओके। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर। यहाँ पर वो कह रही हैं कि जो आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, इसको मैंने आपको पहले भी बताया कि साथ में ऋषि और मुनि आए हुए हैं, उनके साथ बहुत ज्यादा। तो वो कह रही है आगत ज्ञानी जन। यहाँ पर इस चित्रकूट की धरती पर अयोध्या से और रास्तों से भी, मार्गों से भी जो ऋषि मुनि इस सभा के साथ यहाँ पर आए हैं, वो भले ही उच्च भाल ले लेकर, उच्च भाल, भाल मतलब माथा, माथा मतलब यहाँ पर माथे से तकदीर भी होती है, यहाँ पर माथे का मतलब बुद्धिमानी है, कि उनको कितनी अधिक ज्ञान है। उन्होंने शास्त्र पढ़े हैं, वेद पढ़े हैं, पुराण पढ़े हैं, कोई ऐसी संसार की विद्या नहीं जो इन मुनि ज्ञानियों को नहीं आती है। तो भले ही वो इतने अधिक बुद्धिमान और ज्ञान से भरे हुए हैं, समझावे तुझको अतुल युक्तियां देकर, और तुम्हारी और भरत के प्रेम की युक्तियों को देकर के, या कैकेयी के साथ इतना बुरा हो गया कि उनका बेटा भी उनसे नाराज हो गया, दूसरा बेटा वन को चला गया और उनके पति भी नहीं रहे, इसलिए उन पर दया करनी चाहिए। भले ही इस तरह की युक्तियां दे करके तुमको समझाएं, लेकिन मेरे तो है एक अधीर हृदय बेटा, उसने फिर तुझको तुमको आज भुजा भर बेटा। लेकिन वो देखिए, ये भी एक द्विवेदी युग की बहुत बड़ी विशेषता है, जो मैंने आपको लास्ट पोएम में बताया कि डिवोशनल काव्य है। ये अपने को समर्पण कर देती हैं, और समर्पण की भावना का काव्य है ये, दूसरों की भलाई का काव्य है ये। तो ये पूरी तरह से, जिस तरह से पिछली पोयम में आपने क्या देखा था कि राधा कहती हैं पवन से कि तुम ये करना, ये करना, ये करना, कृष्ण से ये बताना कि मैं इतनी दुखी हूँ, कृष्ण से ये बताना कि मैं इतनी दुखी हूँ, इतना भी नहीं कर पाओगी तो चरण की धूल ले आना। लास्ट में डिवोशनल हो जाती है ना, और
और कहती हैं कि तुम उनके चरणों की धूल ले आना, मैं उसे ही अपने हृदय तल से लगा लूंगी। और लास्ट में क्या कहती हैं कि यदि तुम इतना भी नहीं कर पाओगी तो तुम क्या करना, तुम कृष्ण के कमल रूपी चरणों को छू लेना और फिर मैं तुम्हें अपने हृदय में धारण कर लूंगी, तो मैं मान लूंगी कि मैंने अपने प्रिय कृष्ण को प्राप्त कर लिया है। तो वही यहाँ पर भी कैकेयी का बात है, जिस तरह से वहां पर अयोध्या सिंह हरिऔध वर्णन कर रहे हैं, उसी तरह से यहाँ पर लास्ट में इन लाइनों में मैथिली शरण गुप्त भी कह रहे हैं, मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेजा। कि ये ज्ञानी लोग, ये जो निष्पापी लोग हैं, ये जो विद्वान लोग हैं, ये तुमसे भले ही कितनी भी बड़ी बड़ी युक्तियां क्यों ना कहें और तुमको जो है वो दूसरी बातें क्यों ना कहें, लेकिन मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, कि मेरे पास क्या है, मेरे पास एक अधीर, एक व्याकुल हृदय है जो कि अपने बेटे के लिए अत्यंत पीड़ा अनुभव कर रहा है कि जिस बेटे के लिए मैंने इतना सब कुछ किया, आज वो बेटा भी मुझे अपना नहीं समझ रहा है। और उसी व्याकुल हृदय से, उसी व्यथित हृदय से, उसी दुखी हृदय से कैकेयी तुमको अपनी, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा, भेटा मतलब होता है आलिंगन में लपेटना, आलिंगन करना। आज कैकेयी उसी व्यथित हृदय से, उसे दुखी हृदय से अपने बेटे श्री राम को अंग लगा रही हैं और कह रही हैं कि मेरे से जो पाप हो गया, जो गलती हो गई, उसको तुम हे राम माफ करो, उसके बारे में ज्यादा मत सोचो और तुम वापस घर को लौट चलो। तो यहाँ पर वो क्या कह रही हैं कि बड़ी बड़ी युक्तियां दे करके, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि बड़ी बड़ी युक्तियां दे करके तुमको लोग समझाएंगे, तुमको लोग कहेंगे कि इस कैकेयी को तुम माफ कर दो, लेकिन तुम इतना समझ लेना कि मैं भरत को जन्म दे करके निष्कलंकित हो गई हूँ, पवित्र हो गई हूँ, और मैं जो है वो निष्कलुष हो गई हूँ, निष्कलंकित हो गई हूँ, मेरा सारा कलंक जो है वो धुल गया। कैकेयी स्वयं के लिए कह रही हैं कि उनका सारा कलंक आज धुल गया। क्यों धुल गया? क्योंकि उन्होंने भरत जैसे बेटे को जन्म दिया है। और इस बात को ही समझते हुए तुम जो है वो वापस घर की ओर लौट चलो, क्योंकि तुमको जो सारी बातें मैंने बताई हैं और भरत की भी तुम जो दशा देख रहे हो, उससे तुम सहज ही अनुमान लगा लो कि हम दोनों के हृदय में क्या है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले सरल शब्द में और उसके बाद साहित्यिक भाषा में भी इसका अर्थ लिखा दिया है, बता दिया है, समझा दिया है। एज यू फील लाइक, आप साहित्यिक भाषा में लिखना चाहें, सरल हिंदी भाषा में लिखना चाहें, या परिमार्जित और साहित्यिक परिष्कृत अर्थ लिखना चाहें, दोनों तरह से अपने नोट्स आप तैयार कर लीजिए। और फिर से एक बार हम आपको बता दे रहे हैं कि इस कविता में पूरे में शांत रस है, जगह जगह पर उपमा अलंकार है, जहाँ पर दूसरे अलंकार हैं वहाँ पर मैंने आपको बताया है। और जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि भरत की माँ होने के कारण कैकेयी, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में, कि भरत की माँ होने के कारण कैकेयी जो है वो अत्यंत गर्व का अनुभव कर रही हैं, और कैकेयी की ये भावना जो है वो भारत के जो कैकेयी की ये भावना है कि वो गर्व को महसूस कर रही है। कैकेयी की ये भावना भारत के पवित्र और उदात्त, उदात्त मतलब जो बहुत ही हर रूप में जो सुंदर होता है, दैट इज कॉल्ड उदात्त। ओके, उदात्त एक चीज होती है अच्छा, एक होता है सर्वश्रेष्ठ, लेकिन उदात्त तो उससे भी बड़ा शब्द है। उदात्त मतलब जो हर तरीके से अच्छा होता है, जिसमें बुराई का रंच मात्र भी ना हो, एक तिनका भी बुराई का ना हो, एक पॉइंट भी, एक बिंदु भी ना हो। तो उस उदात्त चरित्र को भी कैकेयी का ये कथन जो है ये चित्रित कर रहा है। ओके, तो ये पोयम आपकी पूरी हो गई है, और लाक्षणिक पदावली है, प्रसाद गुण है, ठीक है, प्रबंधात्मक काव्य है, ये सारी चीजें हम आपको फर्स्ट डे से समझाते आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से 7-8 दिन इस पोयम में लगे हैं, जो कि लगने भी चाहिए थे, अगर आपको अच्छे से ईच एंड एवरी लाइन पढ़ाई जाए और आप सारे प्रश्नों का उत्तर दे दें। अब जैसे मैंने आपको लास्ट पोयम में चीजें दी थी, वैसे ही और 1-2 पैराग्राफ्स आपको एग्जाम्पल के तौर पे
भेज दूंगी, जिससे कि आप देख लें कि कैसे क्वेश्चन पेपर में आपका आ सकता है। उसी तरह से आप इस चैप्टर को तैयार करें। एंड प्लीज वन मोर थिंग, अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें दूसरी पोयम भी है जो कि हमारी पोयम थर्ड होगी। पोयम थर्ड होगी गीत, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी का ही है। और ये मैथिली शरण गुप्त जी ने उर्मिला के बारे में, जब उर्मिला जो है वो चली जाती हैं, जब उर्मिला सॉरी लक्ष्मण जब जो है वो उर्मिला को, इन्हीं यही श्री राम कथा ही है, साकेत में श्री राम कथा परंपरा का ही काव्य है ये। तो श्री राम कथा में ही जब श्री राम और सीता जी के साथ लक्ष्मण जी तो वन को चल देते हैं, लेकिन उनके पीछे उर्मिला किस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं उसके बारे में बहुत ही सुंदर 4 पद जो हैं वो आपके कोर्स में हैं। ठीक है, 4 पद हैं और नए सिलेबस में भी ये कम नहीं किए गए हैं। तो दूसरी पोयम अब हमारी 4 पदों की शुरू होगी, जो 3 से 4 दिन में पूरी होगी। ठीक है, तो थर्ड पोयम हम आपको नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ाएंगे। जब हम 3 पोयम्स आपको ये कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद हम देखते हैं कि आप आगे हम इसके बाद हम इसी कंटिन्यूएशन में प्रसाद भी ले लेंगे। तो आपके 3 कवि जो हैं वो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से तैयार हो जाएंगे। हम इसी के साथ प्रसाद भी ले लेंगे, जयशंकर प्रसाद भी। तो आपका मैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद, ये 3 पोएम्स आपकी हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम आपको थोड़ा ग्रामर पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये 3 पोएम इसलिए कंप्लीट कर देंगे क्योंकि ये 3 पोएम्स जो हैं वो चारों सेक्शंस के बच्चों को पढ़नी है, चाहे वो B1 है साइंस हिंदी मीडियम, चाहे वो B2 है साइंस इंग्लिश मीडियम, चाहे वो कॉमर्स है और चाहे वो आर्ट्स के बच्चे हैं हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम। ओके, तो ये तीनों पोएम्स सबको पढ़नी है, जिनमें की जो 3 कवि सबको पढ़ने हैं, जिनकी की 4 पोएम आपके कोर्स में है। तो आपका एक स्लॉट जो है वो पूरा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो जाएगा। एंड आई रियली प्रॉमिस यू एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि अगर आप इन वीडियोस को देख रहे हैं लगातार बिना रुके हुए और बिना किसी कोताही के, मतलब बिना आलस्य के, और साथ साथ में अपने नोट्स तैयार कर रहे हैं, तो हिंदी का एक बड़ा पोर्शन आपका इन 4 पोएम्स के माध्यम से बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो जाएगा, जिससे आपको केवल एग्जाम के समय ही पढ़ने की ज़रूरत होगी। सो प्लीज़ बेटा, डू वेल, write the notes and take care.